हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ऑलराउंडर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाचन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो यूपी बोर्ड की, चाहे आईसीएसई बोर्ड की, चाहे सीबीएसई बोर्ड की, या फिर आप चाहे 11th क्लास में हो या फिर 12th में हो, और चाहे आप आईआईटी या नीट की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर दी क्लास 10th 11th 12th एंड फॉर आल्सो नीड्स। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र से के संबंधित जो और अंग हैं, मतलब ऑर्गन्स हैं पाचन क्रिया में जो भाग लेते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हम यहाँ पर आपको डायग्राम भी बताएंगे कि किस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है पाचन तंत्र, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम बात करेंगे पाचन तंत्र होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो हम आहार नाल और उसकी सहायक ग्रंथियाँ, दो भागों में पाचन तंत्र को विभक्त कर सकते हैं। पहला आहार नाल और दूसरा पाचक या सहायक ग्रंथियाँ। तो ये पहला यहाँ पर हो गया पाचन तंत्र का क्लासिफिकेशन। अब हम जो आहार नाल हैं, आहार नाल में क्या क्या आते हैं, आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफ समरी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आहार नाल क्या होता है। तो जो आहार नाल है, आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर, मतलब मुख के अग्रभाग से प्रारंभ होकर या फर्स्ट भाग में स्थित गुदा द्वार द्वारा बाहर की ओर खोलता है। मतलब जो आहार नाल होता है, ये मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैला हुआ होता है आहार नाल। तो ये हो गया यहाँ पर आहार नाल की कुछ यहाँ पर आपको जानकारी शॉर्ट ली। अब हम यहाँ पर मुख्यतः आहार नाल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको समझ में आए, पसंद आए, आपको लगे कि हाँ वीडियो में दम है, तो अपने दोस्तों की वजह से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पर अभी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि मनुष्य की आहार नाल जो होती है वो किस प्रकार से होती है, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, कैसे संरचना होती है, क्या कार्य होता है उनका, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है कि भोजन को पचाने। अब बात करेंगे आहार नाल का क्या होता है। तो जो कार्य होता है, द वर्क ऑफ भोजन को पचाने, तत्वों को अवशोषित करने के लिए, मतलब अवशोषण के लिए, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनका अवशोषण करने के लिए। तो भोजन को पचाने, तत्वों को अवशोषित करने आदि के लिए एक लंबी 8 से 9 मीटर लंबी, मतलब इसकी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 9 मीटर लंबी होती है आहार नाल की लंबाई। तो 8 से 9 मीटर लंबी नली जैसी संरचना होती है। मतलब आहार नाल की संरचना कैसी होती है, लंबी संरचना होती है, 8 से 9 मीटर लंबी होती है। जो मुख द्वार, जिसको माउथ कहते हैं, मुख द्वार से मल द्वार मतलब एनस तक फैली रहती है। तो अगर बात करें कि आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, तो मुख द्वार से ये एनस मतलब मल द्वार या गुदा द्वार तक फैली हुई होती है। और इसका कार्य क्या होता है, भोजन को पचाना और तत्वों को अवशोषित करना आदि, ये सब कार्य इनके होती हैं। तो इस नली को पाचन प्रणाली या आहार नाल, डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव ट्रैकिया और एलिमेंट्री कैनाल इसको इंग्लिश में कहा जाता है। शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर आहार नाल का व्यास भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि अलग अलग स्थानों पर जो आहार नाल होती है उसकी मोटाई और चौड़ाई जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वही कहा गया है कि यहाँ पर इसका व्यास जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर है, इसका आप लोग डायग्राम देख लेंगे, इसी तरह आपको बनाना है। आपके पेपर में आएगा पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो आप इसी तरह से इसका नामांकित चित्र बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग इसको बना लेंगे। हमारा यहाँ पर जिह्वा है, जिह्वा से लेकर गुदा द्वार तक ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी है फैली हुई है। तो इसे आप देखकर यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर माउथ हमारा है, फिर ग्रसिका यहाँ पर है, जिह्वा वहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पर जो है ये अमाशय है, और यहाँ पर जो है ये क्षुद्रांश है, क्षुद्रांत या शेषांत्र भी इसको कहते हैं। और ये जो है बृहदांत या कोलन है, बृहदांत मतलब बड़ी आंत इसको कहते हैं, बृहदांत को बड़ी आंत भी कहते हैं, और क्षुद्रांत को छोटी आंत भी कहते हैं, और कोलन के नाम से भी बड़ी आंत को जाना जाता है।
और जो गुदा द्वार यहाँ पर है, गुदा द्वार, इसके द्वारा जो हमारे शरीर में नॉन यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं उनका यहाँ पर निष्कासन होता है गुदा द्वार के द्वारा। इसको हम एनस कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारी है परिशेषिका, और यहाँ पर जो है ये अग्नाशय है, यहाँ से हमारे HCl जो अम्ल होता है उसका श्रावण होता है अग्नाशय। और यहाँ पर हमारा एक पित्त है, पित्त नली है, और यहाँ पर पित्ताशय है। तो ये चीज़ यहाँ पर इतने हैं। और ऊपर जो है ये डायफ्राम है, डायफ्राम जो हमारे फेफड़े से जुड़ा होता है, डायफ्राम वो वहाँ पर ऊपर की तरफ बना हुआ है। पित्ताशय या पित्ताशय में जो होता है वो पित्तरस का मतलब कि भंडारण करता है, उसमें पित्तरस उपस्थित होता है पित्ताशय में। तो ये हो गया कुछ डायग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया। ये मनुष्य का पाचन तंत्र है, कैसे किस प्रकार से काम करता है इस चित्र में बताया गया है, आप देख सकते हैं इसको। तो आशा और उम्मीद है कि आपने इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसका स्वच्छ नामांकित इसी के माध्यम से आप कर सकते हैं, ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इसके टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर पहला इसका जो पार्ट है, मतलब पहला भाग जो है वो मुख व मुख गुहा है, माउथ एंड बक्कल कैविटी, इंग्लिश में बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं मुख गुहा को। तो अब हम बात करते हैं कि मुख गुहा क्या होता है। तो दो चल होठों या ओष्ठों या लिप्स जो होता है, तो ओठों या लिप्स से घिरा हुआ मुख द्वार, मुख गुहा, जिसको बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं, में खुलता है। तो ये जो होता है मुख गुहा, ये दो चल होठे से घिरा हुआ मुख द्वार ये मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा दोनों जबड़ों तक गालों से घिरी चौड़ी गुहा है, जिसमें ऊपरी जबड़ा खोपड़ी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है तथा अचल होता है, मतलब कि चलता नहीं है, खोपड़ी के साथ जुड़ा रहता है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। जो निचला जबड़ा पार्श्व भाग में ऊपरी जबड़े के साथ संधित तथा चल होता है। जो निचला जबड़ा होता है वो पीछे की तरफ पश्च भाग में ऊपरी जबड़े के साथ, मतलब पीछे हमारे जो हमारा मुख है, तालु है, उसके पीछे की तरफ से वो हमारे जबड़े के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो होता है नीचे वाला भाग, मतलब कि इसमें एक्टिविटी होती रहती है। मुख गुहा की छत, जिसको हम तालु कहते हैं, प्लेट, तो मुख गुहा की छत जो होती है वो तालु कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि तालु क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं। और तालु का अगला तथा अधिकांश भाग कठोर होता है। तालु का जो अगला भाग होता है, मतलब अगला भाग मतलब अग्रभाग जो तालु का होता है वो कठोर होता है, और तालु का जो पीछे वाला भाग होता है वो कोमल होता है। तो यहाँ पर लिखा गया तालु का अगला तथा अधिकांश भाग जो होता है कठोर होता है, मतलब हार्ड पैलेट का बना होता है कठोर तालु का। और इसके पीछे कंकाल रहित, मतलब उसमें कोई कंकाल मतलब हड्डी नहीं पाई जाती है, कंकाल रहित कोमल तालु, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। तो पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है, जो अंत में एक कोमल लटकन के रूप में होता है। इसे कॉग, विलिया या वेलम पैलेटी कहते हैं। काग के इधर उधर छोटी छोटी गांठों के रूप में ग्लांकुर, जिसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं, ग्लांकुर। तो ग्लांकुर कहाँ पर होता है? काग के इधर उधर छोटी छोटी गांठों के रूप में ग्लांकुर, टॉन्सिल्स जो होते हैं वो स्थित होते हैं। निचले तथा ऊपरी जबड़े में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। दांतों की संख्या उम्र के साथ बदलती रहती है। अगर बात करें दांतों की संख्या की, तो जो दांतों की संख्या होती है वो उम्र के साथ बदलती रहती है। तो यहाँ पर कुछ नोट्स मैंने आप लोगों के साथ नोट्स के साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ इस क्लासों की। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम लिखेंगे इसमें, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे नोट्स लेकर आए हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें से अगर आप 50% इसका लिख देंगे तो आपका जो ये है कि मुख गुहा या मुख क्या होता है, तो यहाँ से आप चलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको शार्टली बता दूँ कि मुख क्या होता है। जो मुख होता है, अगर हम बेसिकली मुख की बात नहीं क्या होता है, तो हम मुख की परिभाषा बता सकते हैं कि हमारे दो जो गाल होते हैं, तो गाल दोनों पार्श्वों तथा जो हमारा तालु होता है, दोनों पार्श्वों तालु के मध्य का जो स्थान होता है उसे हम मुख्यतः मुंह कहते हैं, मुख गुहा या बक्कल कैविटी। चल ओठों से घिरा हुआ मुख द्वार मुख गुहा में खुलता है। और मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा दोनों जबड़ों तक गालों से घिरी चौड़ी गुहा होती है, जिसमें ऊपरी जबड़ा खोपड़ी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ होता है तथा अचल होता है। इतनी चीज़ अगर आप लिख देंगे तो आपका जो मुख गुहा बक्कल कैविटी की परिभाषा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। दो चल होठों से घिरा हुआ मुख द्वार मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा दोनों जबड़ों तथा गालों से घिरी चौड़ी गुहा होती है, जिसमें ऊपरी जबड़ा खोपड़ी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ तथा अचल होता है।
और इसके साथ हम लिख सकते हैं कि निचला जबड़ा जो होता है वो पार्श्व भाग में ऊपरी जबड़े के साथ संधि तथा चल होता है। इतनी चीज़ अगर आप लिख देते हैं तो आपका जो बक्कल कैविटी की डिफिनेशन है यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो आशा उम्मीद है कि आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मुख गुहा में ही हमारा जो होता है दांत होता है, तो हम कुछ दांत के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं कि दांत क्या होता है। तो वैसे तो हम बात करें दांत का, हमारे पास डायग्राम है। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कृंतक, रग्नक, अग्रचर्वणक, चारणक, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक और दूसरा होता है रग्नक और अग्रचर्वणक और चारणक। यहाँ पर कृंतक कितने होते हैं? कृंतक जो होते हैं, कृंतक की संख्या 2 होती है, मतलब ये आगे की तरफ होते हैं। कृंतक को इंग्लिश में हम इंसीजर के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। और रदनक जो होते हैं, रदनक को हम कैनाइन के नाम से जानते हैं, तो रदनक की संख्या 1 होती है। अग्रचर्वणक प्रीमोलर इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इनकी भी संख्या 2 होती है। और चर्वणक जो होते हैं इसको मोलर कहते हैं, चर्वणक, इनकी संख्या 3 होती है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं दांत, इनका डायग्राम यहाँ पर है, आप लोग इसको देख सकते हैं किस प्रकार से इनका शेप्स रहता है। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक का ये दांत हमारे पास है। और ये हनुगर्तिकाएँ होती हैं, इधर की तरफ जो है हनुगर्तिकाएँ हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दांत क्या होते हैं। तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। अगर वयस्क मनुष्य में दांत की बात करें तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चारणक। कृंतक को इंग्लिश में इंसीजर के नाम से जानते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। रदनक को इंग्लिश में कैनाइन के नाम से जानते हैं, इनकी संख्या 1 होती है। अग्रचर्वणक को हम प्रीमोलर के नाम से जानते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। और जो चर्वणक हमारा है, मोलर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इनकी संख्या 3 होती है। तथा इस प्रकार एक जबड़े में अगर हम कुल दांत की बात करें तो एक जबड़े में, मतलब एक ही जबड़े में, दोनों जबड़ों को छोड़कर एक ही जबड़े की बात करें तो एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। और इस प्रकार मुख में कुल 32 दांत होते हैं। अगर हम दोनों जबड़ों को मिला देंगे तो 32 दांत होंगे। इस प्रकार एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। और इसके हम दंत सूत्र के बारे में बात करें तो दंत सूत्र जो है मनुष्य का वो 2 1 2 3/2 1 2 3 × 2 जो है, इससे हम गुणा कर देंगे तो 2 1 2 3 मतलब 8, और नीचे भी 2 1 2 3 को दोनों काउंट करेंगे तो 8 ही आएगा। और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे 32 आ जाएगा। कुछ ऐसे फार्मूला है, बेसिकली मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ फार्मूले के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। अगर मैथमेटिक्स के रूप में यहाँ पर हम जाएंगे तो कुछ हमारा दूसरा ही आएगा। आप लोग सिर्फ इसको एक फार्मूले के रूप में जान लीजिए। 2 1 2 3 इसको हम IMPP के नाम से भी जानते हैं, IMPP के नाम से। तो ये हो गया दंत सूत्र। अब यहाँ पर हम कुछ OMR ले लेते हैं आपके लिए। आशा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपका जो डाउट है क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट अभी बच रहा हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका सलूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है आपको। इसके पहले वीडियो में प्रोटीन और विटामिन से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी फॉर दी क्लास 10th 11th 12th एंड फॉर द नीट्स के लिए मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ग्रसनी हमारी क्या होती है। तो ग्रसनी जो है नीचे जीभ तथा ऊपर काग, कास्ट को हम काग को कास्ट भी कहते हैं। तो नीचे जीभ तथा ऊपर काग के पीछे कीट के आकार का लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा भाग। ग्रसनी की लंबाई की बात करें तो ग्रसनी जो है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो और कहाँ पर होती है? नीचे जीभ तथा ऊपर काग के पीछे होती है। जीभ के नीचे और काग के पीछे कीट के आकार की होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी, जिसको हम ग्रसनी या फेरिक्स के नाम से जानते हैं, फेरिक्स। और इसके 3 भाग होते हैं ग्रसनी के। ग्रसनी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग में, आइए जानते हैं। यहाँ पर पहले भाग में हम नासा ग्रसनी, जिसको हम नासा फेरिक्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो नासा फेरिक्स क्या होता है? जो श्वसन मार्ग के पीछे स्थित होता है उसको हम नासा ग्रसनी या नासा फेरिक्स के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा हमारा है स्वरयंत्री ग्रसनी या लैरेंजियल फेरिक्स। लैरेंजियल फेरिक्स क्या होता है? यहाँ वायु मार्ग तथा आहार मार्ग,
एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो मुख ग्रसनी है, जिसको हम ओरोफेरिक्स के नाम से जानते हैं। मुख ग्रसनी ओरोफेरिक्स, ठीक सामने वाला भाग, प्रतिपृष्ठ मतलब कि अधर भाग जो है उसको हम प्रतिपृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो ठीक सामने वाला अधर भाग है मुख ग्रसनी, जो अंत में ग्रास नली को ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो अंत में ग्रास नली ओसोफेगस में निगल द्वार गलट के नाम से जानते हैं, गलट के द्वारा खुलता है। तो अगर मुख ग्रसनी की बात करें कि कहाँ पर होता है और कैसे खुलता है, तो मुख ग्रसनी जो है, मुख ग्रसनी ठीक सामने वाला भाग प्रतिपृष्ठ अधर का भाग है। मतलब जो अधर होता है इसके ठीक सामने वाला भाग होता है मुख ग्रसनी, और जो अंत में ग्रास नली ओसोफेगस में निगल द्वार गलट के द्वारा खुलता है। और निगल द्वार क्या होता है? निगल द्वार सामान्यतः बंद रहता है। निगल द्वार के नीचे श्वास नली, श्वास नली का द्वार होता है। उसके बाद कंठद्वार होता है, ग्लोटिस के नाम से जानते हैं। तो निगल द्वार सामान्यतः बंद रहता है। निगल द्वार के नीचे श्वास नली ट्रेलिया होती है, और कंठ द्वार उसके बाद होता है, कंठ द्वार ग्लोटिस होता है। इस पर एक लचीली उपास्थिका बना घाटी ढापन होता है, इसको हम एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। और एपिग्लोटिस के कारण ही जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, वो भोजन जो हमारा है वो ट्रैकिया मतलब सांस नली में नहीं जाकर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। तो किसके कारण? घाटीना या एपिग्लोटिस के कारण। एपिग्लोटिस जो होती है वो ढक लेती है ट्रैकिया को, इससे जो हमारा भोजन होता है वो ट्रैकिया में नहीं जाकर एलिमेंट्री कैनाल में ही चला जाता है। तो ये यहाँ पर मेन पॉइंट है। तो ये हो गया ग्रसनी के बारे में जानकारी, फेरिक्स के बारे में जानकारी। अब हम बढ़ते हैं ग्रास नली क्या होती है। ग्रास नली, तो ग्रास नली जो होती है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सकरी नली है, जो गर्दन के पिछले भाग से प्रारंभ होती है। तो अगर बात करें ग्रास नली क्या होती है, तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सकरी नली होती है, जो गर्दन के पिछले भाग से प्रारंभ होती है। जो हमारी गर्दन होती है उसके पीछे हमारी जो होती है ग्रास नली स्थित होती है। वायु नलिका के साथ साथ तथा पिछले तल पृष्ठ पर स्थित होती है। मतलब जो वायु नलिका हमारी होती है, वायु नलिका के साथ साथ ये पिछले तल पर स्थित होती है तथा पूरे वक्ष भाग में होती है। वक्ष भाग मतलब जो हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्जर होता है, सोल्जर के साथ वाला भाग, उसको हम वक्ष भाग के नाम से जानते हैं। तो पूरे वक्ष भाग में स्थित होती है। और तंतुपट, डायफ्राम के नाम से जानते हैं। तंतुपट डायफ्राम को छेद कर उदर गुहा में पहुँचती है। तो ग्रास नली की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं पर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसको आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं तो एक बार फिर से ग्रास नली के बारे में जान लीजिए, कैसे इसकी संरचना होती है, क्या कुछ होता है। तो जो ग्रास नली होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संकरी नली होती है, जो गर्दन के पिछले भाग से प्रारंभ होती है। जो हमारा गर्दन होता है इसके पिछले भाग से प्रारंभ होती है। वायु नलिका के साथ साथ तथा इसके तल पृष्ठ पर स्थित होती है। मतलब ये वायु नलिका के साथ साथ और वायु नलिका के पृष्ठ तल पर स्थित होती है। और पूरे वक्ष भाग में मतलब पूरे सोल्जर में इसका जो होता है वो वक्ष भाग से होता है। और जो तंतुपट होता है, डायफ्राम जो होता है, डायफ्रेम को छेद कर उदर गुहा में पहुंचता है, मतलब उदर गुहा में पहुंच जाता है, इसको छेद कर ग्रास नली। तो ये होगा ग्रास नली के बारे में। आशा उम्मीद है कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ OMR ले लेते हैं आपके लिए, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आंसर। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सबसे लंबी ग्रास नली ओसोफेगस है? किस जंतु में पाई जाती है? आप इसको कमेंट का जरूर बताइएगा। यहाँ पर इस लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। या फिर आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। तो जो ये ओसोफेगस होता है, जो कि सबसे लंबी ग्रास नली होती है, तो ये ओसोफेगस जो होता है ये जिराफ में पाई जाती है। आप लोग याद रखना इसको, सबसे लंबी ग्रास नली ओसोफेगस जो है जिराफ में पाई जाती है। तो ये OMR सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी ग्रास नली कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ओसोफेगस जो है सबसे लंबी ग्रास नली है और ये जिराफ में पाई जाती है। यहाँ पर हम कुछ आपको प्रश्न भी इससे रिलेटेड कराएंगे। तो यहाँ पर आप प्रश्न लीजिए। यहाँ पर रोटी को अधिक देर तक चबाने पर यह मीठी क्यों लगती है?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कि रोटी को अधिक देर तक चबाने पर मीठी क्यों लगती है? तो इसका आंसर है कि रोटी को चबाने पर उसमें लार ग्रंथियों से स्नावी लार मिल जाती है। मतलब रोटी को अधिक देर तक जब चबाएंगे तो उसमें लार ग्रंथि होती है, जो लार ग्रंथि होती है उसमें वो लार मिल जाती है, और लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। तो जो टाइलिन एंजाइम होता है और जो जटिल मंड को शर्करा में तोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार में टायलिन होता है जो जटिल मंड को शर्करा में तोड़ता है। इसी कारण चबाने पर रोटी मीठी लगती है। मतलब शर्करा मतलब शक्कर होता है, तो जब मंड को टायलिन एंजाइम शर्करा में तोड़ देती है, मतलब C6H12O6 में तोड़ देती है जब ये, तो वो शक्कर की तरह हो जाती है, मतलब चीनी की तरह हो जाती है। इसी कारण रोटी चबाने पर मीठी लगती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड फनीबल क्वेश्चन था यहाँ पर, जो कि आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास और है कि दांतों में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि दांतों में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। इसका भी आंसर आप लोग जान लीजिए, इनेमल जो होता है वो दांतों में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, इनेमल। तो ये 2 OMR मतलब प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर अब हम बात करेंगे अमाशय क्या होता है। अमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान, मतलब मशक के समान रचना है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय जो होता है आहार नाल का, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। मतलब आहार नाल की जो लंबाई होती, अमाशय की जो लंबाई होती है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय के स्पष्ट रूप से 2 भाग किए जा सकते हैं। अगर बात करें अमाशय को कितने भाग में बांटा जा सकता है, तो अमाशय को स्पष्ट रूप से 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक प्रारंभ का अधिक चौड़ा भाग जिसमें ग्रास नली खुलती है, उसको हम हृदयी भाग या कार्डियक पार्ट कह सकते हैं। तो पहला प्रारंभ भाग जो है, मतलब कि प्रारंभ का भाग जो है अधिक चौड़ा और इसमें ग्रास नली खुलती है, जिसको हम कार्डिक पार्ट के नाम से जानते हैं, कार्डिक पार्ट। और इस द्वार को कार्डिया कहते हैं। मतलब जिसमें ये जो है अमाशय जो है वो अधिक चौड़ा तथा जिसमें ग्रास नली खुलती है, इसको हम कार्डिया कह सकते हैं। जिसमें ग्रास नली खुलती है इसको हम कार्डिया के नाम से जानते हैं। और यह विशेष कार्डिया संकोचक, कार्डियक स्पेक्टर जो है, कार्डियक स्पेक्टर इसको हम कह सकते हैं, पेशी द्वारा घिरा होता है। और दूसरा भाग संकरा होता है और एक निकास के द्वारा आंत के प्रथम भाग में यह खुलता है। तो ये हो गया कुछ जानकारी अमाशय के बारे में। इस भाग को पक्का सही भाग या पॉलीरेटिक पार्ट ऑफ या पाइलरस कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लें। निकास के द्वार पक्षाशित छिद्र कहते हैं अमाशय को हृदय भाग के पास का गोला सा विशेष तथा विकसित जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा युक्त होता है। मतलब जो हृदयी भाग होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये युक्त होता है, जठर ग्रंथियों से युक्त होता है जो हृदयी भाग होता है अमाशय का हृदयी भाग। और ये जठर ग्रंथियों से युक्त होता है, जिसे हम फंडिक भाग भी कहते हैं, फंडिक भाग के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जठर ग्रंथियों को फंडिक ग्रंथियाँ के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो हृदयी भाग होता है वो जठर ग्रंथियों से घिरा हुआ होता है, जिसे हम फंडिक भाग कहते हैं। और फंडिक भाग में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इसको हम फंडिक ग्रंथियाँ भी कहते हैं, मतलब फंडिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये 2 चीज़ यहाँ पर जानकारी। यद्यप जठर ग्रंथियाँ हृदय तथा पक्षवासी भाग में श्लेष्मा में भी होती हैं, जो प्रायः श्लेष्मा मतलब म्यूकस जो होता है, तथा पक्वसई भाग में गैस्ट्रिन नामक हार्मोन बनाती हैं। तो अगर बात करें कि म्यूकस और गैस्ट्रिन हार्मोन कौन बनाती हैं, तो आप बता सकते हैं हृदयी ग्रंथियाँ जो हैं, हृदयी ग्रंथियाँ मतलब कि जठर ग्रंथियों में हृदय तथा पक्षवासी भाग में जठर ग्रंथियाँ जो हैं तो म्यूकस और गैस्ट्रिन नामक हार्मोन बनाती हैं, जठर ग्रंथियाँ बनाती हैं म्यूकस और गैस्ट्रिन नामक हार्मोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अमाशय का चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और संपूर्ण आहार नाल की अपेक्षा अमाशय की भित्ति में सबसे अधिक पेशियाँ मतलब मसल्स होती हैं।
अतः यह सबसे अधिक मोटी होती है। फंडिक ग्रंथियाँ जो होती हैं, फंडिक जठर ग्रंथियाँ या फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विशेष पाचक जठर रस बनाती हैं। तो अगर बात करें कि जठर रस कौन बनाता है, तो जो फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। तो जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, जठर ग्रंथियाँ ही जठर रस बनाती हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अमाशय की भित्ति में भी अनेक प्रकार अमाशय की भित्ति में भी अनेक उभरी हुई सलवटें होती हैं, इन्हें रुगी कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए इतना बड़ा यहाँ पर मैंने नोट्स ले रखा है। तो इतने ज़्यादा नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए ले लिया है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कहीं पर इसको काम ही आ जाएगा। तो अमाशय के लिए सिर्फ आप इतना बता सकते हैं कि अमाशय उदर गुहा में अनुपस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान रचना है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर मतलब कि लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इतनी चीज़ आप बता सकते हैं। तो ये अमाशय का जो आपका डेफिनेशन है कंप्लीट हो जाएगा इतने में ही। आपको ज़्यादा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट है वो मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया कि ये मेन पॉइंट है। इसको आप लोग एक पॉइंट के रूप में अपने नोटबुक में लिख सकते हैं बस। और यह है अमाशय का डायग्राम जिसको देखकर आप बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आंत की तरफ। आंत हमारा क्या होता है, तो आंत आहार नाल का शेष भाग जो होता है आंत होता है। मतलब वहाँ पर हम मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल और अमाशय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब ये हमारा जो बचता है आंत, यही लास्ट भाग हमारा होता है आहार नाल का, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट भाग ये है आंत। अभी तक मैंने यहाँ पर डिस्कस किए कि एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम डिस्कस किया पहले कि मुख गुहा क्या होता है। उसके बाद मैंने कुछ दांत के बारे में आपको बता दिया उसी में। फिर उसके बाद मैंने ग्रसनी के बारे में चर्चा की, ग्रसनी के बाद ग्रासनली के बारे में चर्चा की और ग्रासनली के बाद यहाँ पर अमाशय के बारे में चर्चा की। और अमाशय के बाद हम पहुँचे हैं आंत की तरफ, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। तो इसके बाद आहार नाल का जो टॉपिक हमारा है पाचक मतलब कि जो पाचक ग्रंथियाँ हैं उसका जो है एक पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लास्ट पॉइंट है आंत, आहार नाल का। तो अब आहार नाल के बारे में यहाँ पर जानते हैं आहार नाल क्या है। तो आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। जो आहार नाल का शेष भाग होता है मतलब उतने चीज़ यहाँ पर मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल और अमाशय ये सब हो चुके हैं। उसके बाद जो शेष भाग बचता है उसको हम आंत के नाम से जानते हैं या इंटेस्टाइन के नाम से। तथा यह अत्यधिक कुंडलित होकर लगभग पूरी उदर गुहा को घेरे रहता है। मतलब पूरे हमारे उदर गुहा स्टमक जो होता है इसको पूरी तरह से आंत ही है जो घेरे रहता है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर, लगभग 7.5 मीटर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आंत ही सबसे लंबी होती है, 7.5 मीटर लगभग होती है, जितना कि हमारा पूरा शरीर ही नहीं होता है। तो आप यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि ये कैसे फिर हमारे शरीर के अंदर रहती है, जिसकी लंबाई हमारे शरीर से भी 2 गुना या 3 गुना कह सकते हैं कि है, वो सिर्फ हमारे एक आंत में ही कैसे रहती है, मतलब कि हमारे शरीर के एक छोटे से भाग में। इसके 2 प्रमुख भाग किए जा सकते हैं। आंत को हम मुख्यतः 2 भाग में बांट सकते हैं, छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं और बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम आंत की संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आंत की आंतरिक संरचना है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ऊपर वाला है यहाँ पर सिरोसा, यहाँ पर भीतरी भाग वर्तुल, बाहरी अनुदैर्घ्य इसको पेशी के नाम से भी जानते हैं। भीतरी भाग और बाहरी भाग जो है इसको हम मुख्यतः पेशी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम सम्यूकोसा की तरफ आते हैं, फिर म्यूकोसा आता है, फिर ल्यूमेन आता है। तो ये है आंत का कुछ संरचना। आंत की अनुप्रस्थ काट का आलेखीय निरूपण यहाँ पर कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं छोटी आंत क्या होती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। छोटी आंत क्या है, 6 मीटर लंबी होती है और अत्यधिक कुंडलित नली है, जिसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, ग्रहणीय, मध्यांत्र और शेषांत्र। ग्रहणीय, मध्यांत्र और शेषांत्र इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को। एक एक कर हम जानते हैं कि ग्रहणी क्या होता है, मध्यांत्र और शेषांत्र क्या होता है। तो ग्रहणी को हम पक्षवासय या ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, ड्यूडेनम को के नाम से। यहाँ पर मैं आपको बता दूं छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसको ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम के नाम से जानते हैं। हिंदी में ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र के नाम से। इंग्लिश में ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम
और हिंदी में ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत जो है ये छोटी आंत के पार्ट हैं। अब बात करते हैं ड्यूडेनम या ग्रहणी क्या होती है। तो जो ड्यूडेनम या ग्रहणी होती है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी छोटी आंत की सबसे छोटी तथा चौड़ी नलिका है। अमाशय इसी से पक्वाशयी छिद्र जिसको हम पाइलोरिक अपेर्चर के नाम से जानते हैं, तो जो पाइलोरिक अपेर्चर होता है द्वारा खुलता है, मतलब अमाशय जो होता है पाइलोरिक अपेर्चर द्वारा खुलता है। और अमाशय के साथ लगभग सी आकार का होता है, मतलब कि जो ये होती है हमारी ड्यूडेनम जो है ये लगभग सी आकार का होता है अमाशय के साथ ही। और इसी मध्य भाग में मीसेंट्री द्वारा अग्नाशय, इसको हम पैनक्रीज के नाम से आते हैं, पैनक्रियाज। तो इसी मध्य भाग में मीसेंट्री द्वारा अग्नाशय, इसको पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज जो होता है इसी भाग में लटका हुआ होता है। अब हम बात करेंगे जिजुनम या मध्यांत क्या होता है। तो मध्यांत या जिजुनम जो है ये लगभग 2.5 मीटर लंबी है, जो अत्यधिक कुंडलित होती है। मतलब जिजुनम के बारे में इतनी ही जानकारी। हम बढ़ते हैं शेषांत की तरफ। यहाँ पर ग्रहणी या पश्चात या ड्यूडेनम के बारे में चर्चा हुई, यहाँ पर जिजुनम के बारे में चर्चा हुई। अब हम बढ़ते हैं इलियम की तरफ। इलियम क्या होता है। तो ये इलियम जो है लगभग 2.75 मीटर लंबी व 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी कुंडलित आंत है। छोटी आंत की आंतरिक दीवार अपेक्षाकृत पतली होती है। जो छोटी आंत की आंतरिक दीवार होती है वो अपेक्षाकृत पतली होती है, कि इसमें मांसपेशियां आदि सभी अस्तर होते हैं। मतलब पतली होती है लेकिन इसमें सभी मांसपेशियां और जितने भी अस्तर होते हैं ये सभी कुछ यहाँ पर होते हैं। ग्रहणी को छोड़कर शेष छोटी आंत में भीतरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली के आकार के उभार आंत की गुहा में लटके रहते हैं। मतलब सिर्फ ग्रहणी को छोड़कर शेष छोटी आंत के भीतरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली के आकार के उभार आंत की गुहा पर लटके होते हैं। इनको रसांकुर या बिली कहते हैं। अगर बात करें कि रसांकुर या बिली किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार एग्जाम में कि रसांकुर क्या होते हैं, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि छोटी आंत में भीतरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली के समान के आकार के मतलब कि अंगुली के समान के उभार आंत की गुहा में लटके रहते हैं, इनको रसांकुर कहते हैं। तो रसांकुर की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बता सकते हैं। यहाँ पर बता सकते हैं कि छोटी आंत में भीतरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली के आकार के उभार आंत की गुहा में लटके रहते हैं, इनको रसांकुर या बिली कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र में अनुमानतः इनकी संख्या 20 से 40 होती है। और इनकी उपस्थिति के कारण आंत की भित्ति जो होती है वो तौलिए की तरह रेयेदार होती है। मतलब आंत की जो भीतरी भित्ति होती है इन्हीं की उपस्थिति के कारण ही रेयेदार होती है। इस तरह से होता है यहाँ पर इसकी संरचना, इलियम की संरचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बड़ी आंत की तरफ। वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबा हो चुका है। बड़ी आंत जो है छोटी आंत के बाद शेष आहार नाल की बड़ी आंत का निर्माण करती है। मतलब छोटी आंत के बाद जो शेष आहार नाल होता है वो बड़ी आंत का निर्माण करता है, और यह लंबाई में लगभग 1.5 मीटर होता है, मतलब 1.5 मीटर होता है बड़ी आंत। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए होंगे कि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है, और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। तो जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से बड़ी है, सिर्फ नाम में छोटी है और साइज में बड़ी है। तो अगर बात की जाए कि आहार नाल के सबसे बड़ा भाग क्या है, तो आहार नाल का हमारे सबसे बड़ा भाग छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत है। तो नाम है सिर्फ छोटी आंत, लेकिन उसकी लंबाई जो है वो बड़ी है। तो छोटी आंत के बाद शेष आहार नाल बड़ी आंत का निर्माण करती है। यह लंबाई में लगभग 1.5 मीटर, छोटी आंत से छोटी किंतु अधिक चौड़ी, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, 7 सेंटीमीटर के लगभग चौड़ी होती है। और इसमें 3 भाग होते हैं। मतलब अगर बात करें कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो बड़ी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के भी 3 भाग थे, जिजुनम, इलियम और डिडुनम, इलियम और जिजुनम 3 भाग छोटी आंत के थे। और बड़ी आंत के सीकम, कोलन और एनस, सीकम, कोलम और एनस जो हैं ये बड़ी आंत के भाग हैं। इसको उंडुक, कोलन तथा मलाशय के नाम से जानते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत के किसी एक भाग में खुलने के बजाय उंडुक तथा कोलन के संगम स्थान पर खुलती है। मतलब जो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत के किसी एक भाग में खुलने के बजाय, मतलब बड़ी आंत के किसी एक भाग में न खुलकर वो तीनों भाग में खुलती है। सीकम, कोलन एंड रेक्टम जो होता है उसमें ये जाकर खुलती है।
इस द्वार पर श्लेष्म कला के भंजों के रूप में शेषांत्र, उंडुके, इलियो, कैकल, वैल होते हैं। हम बात करते हैं सीकम क्या होती है। तो सीकम जो होती है लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी थैली की तरह की संरचना है, जिसमें लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय कड़ी तथा बंद नलिका निकलती है। इसको कृमि रूप परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। कृमि रूप परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वास्तव में यह संरचना शरीर में अनावश्यक तथा अवशोषी, जिसको हम वेस्टिगल के नाम से जानते हैं, अनावश्यक तथा अवशोषी भाग है। मतलब जो हमारा सीकम है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, अनावश्यक भाग है। यद्यपि इसमें मल तथा श्लेष्म में एकत्रित हो जाते हैं तो यहाँ जीवाणुओं के संक्रमण होने का खतरा भी रहता है। मतलब सीकम जो होता है इसमें मल और श्लेष्म ये सब एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर संक्रमण का भी खतरा होता है। संक्रमण होने पर किमरूप परिशेषिका की दीवार गलने लगती है, जिससे प्रदाह इन्फ्लामेशन के कारण रोगी को पीड़ा, मितली, ज्वर तथा भूख न लगने की शिकायत रहती है। इस रोग को हम अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। तो अपेंडिसाइटिस कौन सा रोग है? ऐसा रोग जो किमरूप परिशेषिका पर एक संक्रमण लग जाता है, जिससे प्रदाह या इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इसी को हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। और इसकी पहचान क्या है? अपेंडिसाइटिस की ये जब हो जाता है तो रोगी को पीड़ा होती है, मितली होती है, ज्वर मतलब बुखार होता है और भूख न लगती है। इसको अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं, अपेंडिसाइटिस। इसके उपचार के लिए ऑपरेशन द्वारा किमरूप परिशेषिका को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन करके जो सीकम होता है, किमरूप परिशेषिका जो होती है, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये अवशेषी अंग है हमारे शरीर का। अब हम बात करते हैं कोलन क्या होता है। तो जो कोलन है लगभग 1.25 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कोलन जो होती है 1.25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जो अल्फा की तरह पूरी छोटी आंत को घेरे रहती है। मतलब इस तरह से पूरी छोटी आंत को घेरे रहती है, उल्टा यू आकार आप कह सकते हैं। इसका अंतिम भाग मध्य से कुछ बाईं ओर झुककर मलाशय मतलब रेक्टम में खुलता है। जो कोलन होता है वो रेक्टम में खुलता है। इस प्रकार कोलन के 4 भाग दिखाई देते हैं। लगभग 15 सेंटीमीटर आरोही खंड, इसको हम असेंडिंग पार्ट कहते हैं। 50 सेंटीमीटर प्रस्थ खंड, इसको हम ट्रांसवर्स पार्ट कहते हैं। और 25 सेंटीमीटर लंबा अवरोही खंड, इसको हम डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं। और 40 सेंटीमीटर से सिग्माइड या श्रोणि खंड, इसको हम सेगमेंट या पेल्विक पार्ट कहते हैं। तो ये हो गया कोलन के बारे में जानकारी। अब हम बढ़ते हैं मलाशय के बारे में, या रेक्टम क्या होता है। तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मतलब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है रेक्टम। और नलिका की तरह यह भाग अपने अंतिम 3-4 सेंटीमीटर भाग में काफ़ी सक्रिय नली बनता है। इसे गुदानाल या गुदानाल मतलब एनल कैनल कहते हैं। एनल कैनल गुदानाल। इसके भित्ति से मजबूत संकुचनशील पेशियाँ होती हैं। मतलब इसके भित्ति में मजबूत संकुचनशील पेशियाँ होती हैं, संकुचित होती रहती हैं पेशियाँ। तथा यह एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। एक छिद्र द्वारा जो एनल कोनल है, ये एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इस छिद्र को भी संकोचक पेशियाँ स्फिंक्टर मसल बंद किए रखती है। और गुदानाल के श्लेष्म झिल्ली में कई खड़े भंज वर्टिकल फोल्ड्स होते हैं, जिन्हें गुद स्तंभ या एनल कॉलम्स कहते हैं। कुछ यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे। प्रश्न, आहार नाल के किस भाग में ऐसे अंकुर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है छोटी आंत में। सूक्ष्म अंकुरों का क्या कार्य है? तो जो सूक्ष्म अंकुर होते हैं, सूक्ष्म अंकुर आंत की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। जो आंत की अवशोषण सतह है इसको बढ़ाते हैं सूक्ष्म अंकुर। तो ये हो गया कुछ मैंने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आहार नाल क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो पाचन ग्रंथ है, यहाँ पर पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक आहार नाल और सहायक ग्रंथियाँ। तो मैंने यहाँ पर आहार नाल के बारे में मुख्यतः चर्चा की इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके सहायक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि जो
हेल्प ग्लैंड्स होती हैं, मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं वो पाचन में किस प्रकार से हमारी सहायता करती हैं। तो पाचन ग्रंथियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।